हेलो एवरीवन, बेस्ट माई गुरुकुल माइंड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी मूल अधिकारों के बारे में। पॉलिटिक्स की क्लासेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चलिए, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली होते क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी मूल अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मूल अधिकार क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है कि मूल अधिकार क्या है। देखिए, किसी भी सभ्यता के अंदर मानव का रहना जरूरी है और उसी मानव के कुछ अपने प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार होते हैं। ठीक है, उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स अलग अलग नामों से, जैसे अमेरिका में आप जाएंगे बिल ऑफ राइट्स होता है। ठीक है, तो उसे क्या होता है कि एक गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार होता है वो मूल अधिकार होता है। तो सबसे पहला अधिकार यही है कि उसका गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। और यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा जो संविधान है, उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो संविधान के भाग 3 में जो है इसका वर्णन है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसमें आपका डिफाइन किया गया है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से है भारत में। देखिए, जिस टाइम हमारे संविधान विशेषज्ञ और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, उनको ऐसा माना जाता है कि प्रेरणा जो ली थी वो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स आता है। ठीक है, तो ये बिल ऑफ राइट्स जो है ये एक तरीके से देखा जाए वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट है, यानी वहाँ के लोगों का मूल अधिकार है और यहीं से कॉन्सेप्ट आया है। तो आइए जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के दिए गए हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लैरिटी देता चलूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, फंडामेंटल राइट में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दो पार्टी हैं इसमें। ठीक है, एक पार्टी है स्टेट और दूसरी पार्टी जो है आपकी वो है यहाँ पे सिटीजन, यानी देश के नागरिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टी क्या है आपकी राज्य और दूसरी पार्टी है आपकी नागरिक, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये जो अधिकार हैं आपके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एक्चुअली राइट्स हैं किसके? सिटीजन्स के। तो इनके तो ये राइट्स हैं यानी अधिकार हैं, यानी ये हैं आपके अधिकार। ठीक है, अब राज्य क्या है? राज्य के अगेंस्ट होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। अब राज्य के विरुद्ध क्यों होते हैं इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या होता है कि राज्य की जो एग्रेसिवनेस है, या एक तरीके से कहें कि राज्य की जो निरंकुशता है, ठीक है, उसको निरंकुशता को हटाने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि राज्य क्या करे कि राज्य जो है जीवन जीने का आपका अधिकार नहीं छीन सकता है, नहीं आपका बोलने का अधिकार छीन सकता है। अब राज्य क्या है पहले तो यही जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, स्टेट को डिफाइन किया गया है आपका आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या होती है? कोई भी सार्वजनिक उपक्रम जिसका संबंध नागरिकों से होता है वो राज्य माना जाएगा। जैसे यूनियन गवर्नमेंट राज्य है, आपका राज्य सरकार खुद राज्य है, राज्य की पुलिस राज्य मानी जाएगी। यानी कोई भी जो है गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टेट कंसीडर किया जाएगा और वो आपका जो फंडामेंटल राइट है उसे छीन नहीं सकता अगर ये राज्य क्या करता है कि इन चीज़ों को वोलेट करता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो ये नागरिक हैं इनके पास अधिकार है कि ये कहाँ जा सकते हैं। इनका कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी जुडिशरी की सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकता है और अनुच्छेद 32 जो है इसकी पावर देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि व्हाट
आर राइट्स यानी अधिकार क्या हैं? तो एंटाइटलमेंट्स एसेंशियल फॉर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, यानी गरिमा और सम्मान के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं वही आपके फंडामेंटल राइट होते हैं। जैसे आपका, आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, तो ये क्या होते हैं? रोटी कपड़ा और मकान, शुद्ध पेयजल, ये क्या है कि ये आपको गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए आपकी एसेंशियल नीड होती है। ठीक है, आपकी जो है जरूरी एक तरीके की आवश्यकता होती है, तो उसको तो कम से कम जो है राज्य आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, जो राइट्स हैं आपके, राइट्स जैसे आपके प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके मॉरल, ह्यूमन, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इस प्रकार हम इसको डिफाइन करते हैं। अब ये सारे जो हैं आपके नेचुरल, मॉरल, ह्यूमन, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल, सारे राइट्स को जो है समाहित किया गया है आपका किसमें? फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो हैं आपके फंडामेंटल राइट में आपके क्या किए गए हैं? समाहित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं उनके करैक्टरिस्टिक क्या हैं? कौन से फंडामेंटल राइट? जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो आपके संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिए गए हैं, उनके करैक्टरिस्टिक की हम यहाँ पे उनकी विशेषताओं की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था, एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, यानी राज्य के विरुद्ध इनको जो है परिवर्तन में लाया जाता है, यानी राज्य के विरुद्ध ये परिवर्तनीय है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी आपके अधिकार हैं राज्य आपसे जो है किसी भी प्रकार से छीन नहीं सकता, राज्य कानून बनाकर भी आपसे नहीं छीन सकता है, बशर्ते कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कोई न हो। जैसे जीने का अधिकार है, इसको हम कैसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति ए को जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसने क्या है, उसने कोई बड़ा हीनियस क्राइम कर दिया है और उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है स्टेट की तरफ से, लेकिन वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको छोड़कर। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है दुनिया भर में हीनियस क्राइम करेगा, फिर वो अपने फंडामेंटल राइट की डिमांड करेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसको आपको छोड़ना है। बाकी आपके पास पूरे अधिकार हैं, राज्य आपसे, स्टेट आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है, उसके बाद नोट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि मैंने भी बताया पूर्णतः नहीं, उचित प्रतिबंधों के ये अधीन भी है, जो कि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि उचित प्रतिबंध जो युक्त प्रतिबंध है उन्हें लगाकर बाकी आप जो है अपने फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो फ्री हैं आप बिल्कुल। ठीक है, जस्टिसिएबल है, कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, यानी न्यायोचित है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अमेंडेबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत संशोधन के योग्य है, बशर्ते कि यहां पे ध्यान रखा जाए संसद इनमें क्या है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं उनको क्या कर सकती है, उनको इंक्रीज कर सकती है, यानी उनको बढ़ा सकती है, न कि उनको डिक्रीज करे। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है कि बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। ठीक है, साथ ही जब भी आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद क्या करेगी कि अमेंड करेगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को, तो यहां पे ध्यान रखना है कि संसद को ध्यान रखना है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको ध्यान में रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट किए बिना। ठीक है, यानी जो संविधान की मूल भावना है उसका उल्लंघन किए बिना जो है अमेंडेबल हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आपके मूल अधिकारों के वर्गीकरण की यहां पे बात करें तो आपके जो मूल अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, पहले ये 7 प्रकार के होते थे, लेकिन इसमें से संपत्ति का अधिकार जो 7वां अधिकार था उसको जो है हटा दिया गया और उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसको अगर हम बात करें, पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी इसमें आर्टिकल 14 और जो है 18 इसमें दिया गया है, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है जो उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 12 क्या करता है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा होती है। एक्चुअल में स्टार्ट आपके 14 से ही होते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह ये सारी चीजें, जिसको हम आगे करेंगे।
दूसरे प्रकार के राइट जो है आपके राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, सॉरी इसमें जो है आपके जो है आपको बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीजें पढ़ते हैं, 19 से 22 तक आपको बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका तीसरा जो अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक आपको बताए गए हैं। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, उसकी अगर हम बात करें तो वो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको फ्रीडम जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो है वो इसमें दिए गए हैं, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। उसके बाद आपके कल्चरल और आपके एजुकेशनल राइट आते हैं। ठीक है, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आते हैं। इसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है, उसमें आपके शैक्षिक और सांस्कृतिक जो अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो इसमें दिए गए हैं। और सबसे लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो आर्टिकल जो 32 है, इनको ऊपरले जो आर्टिकल है इनको स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे करता है आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, यानी कानून के सामने सब समान है, किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आर्टिकल 14 कहता है आपका कि विधि के समक्ष सबको समान है, यानी कानून के सामने सबकी जो है समानता है, किसी भी व्यक्ति को स्पेशली कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसा पहले होता था कि कुछ व्यक्ति जो है वो स्पेशल क्लास से आते थे, कुछ व्यक्ति जो है वो नॉन स्पेशल क्लास से आते थे, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पश्चात फंडामेंटल राइट में हमें अधिकार है कि हमें जो है न्याय के सामने या न्यायिक व्यवस्था के सामने हमें समान माना जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 14 यही कहता है। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है कि जो है राज्य यानी स्टेट, धर्म, मूलवंश, जाति, स्थान, जन्म स्थान, ठीक है, या क्षेत्र या नस्ल आदि के नाम पर जो है भेदभाव नहीं करेगा, वो सभी को समान मानेगा। अनुच्छेद 15 जो है पूरे देश में एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन पहले से चला आ रहा था उसको अबोलिश करता है। तो ये क्या है? ये किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 क्या करता है? अनुच्छेद 15 जो है डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम जो है उसको एक तरीके से देखा जाए, जो भेदभाव है उसको खत्म करता है। अनुच्छेद 15 ये कहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 16 यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो आपके सार्वजनिक अवसरों में जो है सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए। बराबरी के दर्जे का मतलब ये है कि कोई भी वर्ग अगर पिछड़ा हुआ है, कोई भी वर्ग जो है उसको समान करने के लिए उसका मूलभूत अधिकार है कि सार्वजनिक अवसरों में उसको हिस्सेदारी दी जाए। यानी एक तरीके से देखा जाए आपका सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात आपका अनुच्छेद 16 करता है। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से रिलेट होता है। अनुच्छेद 16(4) जो है वो यही कहता है कि जो तबका, जो समुदाय जो शोषित और वंचित रहा है, जो पिछड़ा रह गया है, उसको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो मुख्य धारा में आ जाए। तो यहां से क्या आता है आपका, एक तरीके से देखा जाए रिजर्वेशन को प्रमोट करता है आपका आर्टिकल 16। उसके साथ ही अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17, यानी जो अस्पृश्यता है जिसको हम छुआछूत कहते हैं, उसको अनुच्छेद 17 बिल्कुल अबोलिश करता है। यानी एक तरीके से अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सभी व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल आदि के रूप में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि एक लंबे समय से देखा जाए भारत में जो है अनटचेबिलिटी वो एक अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, उसको जो है
अबोलिश करना जरूरी था, इसलिए हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने डिस्कस करके जो है ये आर्टिकल इसमें डाला और इसको फंडामेंटल राइट बनाया। हर व्यक्ति का जो है सभी को समान व्यवस्था के साथ जीने का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए अनटचेबिलिटी का अबोलिशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें स्पेशली लिखा भी था उस टाइम के हिसाब से कि जैसे कि पानी पीने के कुएं वगैरह ये सब ये यूज होते थे अनटचेबिलिटी के लिए, साथ खाना खाना जो किया जाता था भारत में, वो सारी चीज़ों को अबोलिश यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियां जो दी जाती हैं किसी व्यक्ति को एक स्पेशल प्रिविलेज मानकर वो उनका अंत किया जाता है। जैसे नामजदगी का सिद्धांत जो ब्रिटिश टाइम में चलता था कि कोई किसी को राय बहादुर, हिज हाइनेस, फलाना ढिमका, ये सारी उपाधियां दे दी जाती थी और उसको एक स्पेशल टाइटल माना जाता था। तो ये सारी उपाधियां जो हैं वो बंद कर दी गई। इनका भारतीय संविधान में अंत है और ये फंडामेंटल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर इसमें माना गया। तो ये थे आपके राइट टू इक्वालिटी, यानी 14 से 18 तक के आप यहां से यहां तक के क्लोज देखेंगे। ये क्या करते हैं, ये समानता बताते हैं कि व्यक्तियों के बीच में समानता कैसे होगी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आता है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार कि व्यक्ति कितना स्वतंत्र है, ठीक है। तो यानी आपके पास स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट है, लेकिन कैसे है वो इसमें बताया जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें जो है बताया गया है, ठीक है। अब जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली, सभा करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मूवमेंट, कहीं भी जो है विचरण करने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, रेजिडेंस, कहीं भी निवास स्थान बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं आप, एंड प्रोफेशन, और कहीं भी जो है आप अपना प्रोफेशन कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आर्टिकल 19 में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ये भी एक फंडामेंटल राइट आपका है। तो अनुच्छेद 19 ये कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, यानी आपराधिक अपराधों से संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 20 में बताया जाता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको जानने का पूरा अधिकार है कि मुझे किस अपराध में जो है वो अरेस्ट या डिटेन किया गया है। तो एक तरीके से ये देखा जाए, जो अनुच्छेद 20 है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, क्रिमिनल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको अपना वकील करने की स्वतंत्रता, वकील को पूरी जानकारी देने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें इसमें आती है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसको कहा जाता है। यानी एक तरीके से आर्टिकल 21 है आपका जीवन जीने का अधिकार। आपका जो जीवन है इसको स्टेट किसी भी तरीके से आपसे नहीं छीन सकता है, बशर्ते कि जो है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं दंगा भड़क जाए और दंगा भड़कने के बाद क्या है कि या कहीं भी आप जो है एक तरीके से देखा जाए, आप जो है कहीं पे देखें कि आप क्या कर रहे हैं, कोई एजिटेशन कर रहे हैं और आपको गोली मारने का ऑर्डर दे दिया जाए, तो एक तरीके से वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है देखी जाती हैं। हाँ, नेशनल इमरजेंसी में जो है ये जो फंडामेंटल राइट है ये अबोलिश, ये एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब ये स्थिति हो जाती है। नॉर्मली जो है स्टेट बिना किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आपको कैपिटल पनिशमेंट यानी आपका जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता है। उसके बाद में जो है इसमें ऐड किया गया आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का मूलभूत अधिकार है। स्टेट किसी भी व्यक्ति को शिक्षा पाने के मूलभूत अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है और सभी को जो है जरूरी जो शिक्षा है वो जो है आवश्यक शिक्षा देने का अधिकार वो सभी के पास है और स्टेट की ड्यूटी है कि वो सभी को जो है ये अधिकार प्रदान करें। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन यानी मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में आता है। तो अनुच्छेद 22 एक तरीके से निवारक निरोध है। डिटेंशन क्या होता है एक्चुअली, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बोलने से या जिसकी एक्टिविटी से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए, कानून व्यवस्था खराब होने की
स्थिति हो, हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी क्या है कि राज्य सरकार उसको डिटेन कर लेती है या केंद्र सरकार भी उसको डिटेन कर लेती है, यानी स्टेट एक तरीके से उसको डिटेन कर लेता है और तब तक डिटेन करके रखता है जब तक कि वो क्या ना कर ले कि व्यवस्था ठीक ना हो जाए। तो उसके अगेंस्ट जो है, डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अनुच्छेद 22 में बताई गई है। और भारत में बहुत सारे कानून हैं ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर लाए गए हैं। जैसे अभी की हम बात करें तो अभी जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जो 1980 में बना है, सबसे ज्यादा देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स फलाना ढिमका या कोई बोलने वाला उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो वो संसद में इसके ऊपर एक कानून है। तो लेकिन उनको जानने का पूरा अधिकार है कि ये हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है, हमें डिटेन क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन जो है अनुच्छेद 22, इसके अंतर्गत देखें तो अभी हाल में जो है देखा जाए तो पहले क्या था कि मीसा एक्ट होता था आपका, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जो इमरजेंसी के टाइम में सबसे ज्यादा जो है प्रयोग किया गया था। अधिकतम 6 माह 21 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है भारत की प्रतिरक्षा, सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अगर खतरा इनको लग रहा है, ठीक है। ये किसी भी जो है भारतीय और विदेशी दोनों पर लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर देखें यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। 22 सितंबर 1980 को संसद में कानून बनाकर इसको पास किया गया था और 22 जून 1984 में एक बार और इसको संशोधित किया गया था और इसको जो है अभी भारत में लगाया जाता है। और ये अनलिमिटेड जो है इसको बढ़ाया जा सकता है जब तक की स्थिति जो है वो ठीक न हो, ठीक है। तो ये राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। और इसकी एक और खासियत है कि इसको जब स्टेट गवर्नमेंट किसी के ऊपर लगा देती है तो इसको न्यायालय में चैलेंज तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे, ठीक है। तो NSA अरासू का इसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा लगता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के जो विरुद्ध अधिकार हैं, अनुच्छेद 23-24 में आपको बताए गए हैं, ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले आता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, यानी भारत में पहले से जो मानव तस्करी और बेगारी यानी जबरन श्रम जिसको कहते हैं वो कराया जाता था, तो अब किसी भी व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता जब से जो है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आया है। आर्टिकल 23 आसान भाषा में कहता है कि मैं अगर कोई व्यक्ति हूं, मेरी जो है तस्करी नहीं की जा सकती, ठीक है, और नहीं मेरे से जबरन काम कराया जा सकता, मैं अपनी मर्जी से जो है काम कर सकता हूं, लेकिन जबरदस्ती मेरे से, जिसको हम फोर्स लेबर बोलते हैं, वो नहीं कराई जा सकती क्योंकि मेरे पास उसके प्रति मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 23 बताता है। अनुच्छेद 24 जो है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। चाइल्ड लेबर का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे से जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता है। अगर वो बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है तो बिल्कुल भी उसको किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। और 14 वर्ष से ऊपर का अगर कोई बच्चा है 14 से 18 से के बीच का, ठीक है, वो काम कर सकता है, लेकिन जोखिम भरे कार्य, कारखाने, खान वगैरह इनमें काम नहीं कर सकता है। तो ये उनका जो है, जो किशोर हैं उनको संरक्षण देता है, जो बच्चे हैं उनको भी संरक्षण देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 18 वर्ष के बाद हर बच्चा जो है वो वयस्क है, वो कहीं भी अपनी मर्जी से काम कर सकता है, लेकिन जबरन अनुच्छेद 23 के तहत उससे भी काम नहीं कराया जा सकता। ये चीजें आती हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये कि धर्म की क्या स्वतंत्रता है। तो धर्म की स्वतंत्रता में पहला ही आर्टिकल 25 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म, ठीक है, अपने धर्म का प्रसार करना, धर्म की प्रैक्टिस करना, ये पूरे अधिकार हैं। यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन, यानी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। और हर व्यक्ति को आर्टिकल 25 ये कहता है कि उसको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। सपोज दैट मैं कि अभी जो है मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं, लेकिन हो सकता है कि सुबह निकलते ही मैं इस्लाम को फॉलो करने लगूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो किसी भी धर्म को मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, हो सकता है उससे नेक्स्ट डे फिर हिंदुइज्म में आ जाऊं। तो बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, उसको मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। तो आर्टिकल 25 पूरी आजादी उसको देता है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सभी को स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक मामलों का जहां भी बात आती है उसका मैनेजमेंट कर सकता है। अगर आप जो है अपनी मर्जी से मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, मंदिर का प्रबंधन आप खुद कर सकते हैं और मस्जिद का प्रबंधन भी आप खुद कर सकते हैं। तो पूरी स्वतंत्रता जो है वो आपको आर्टिकल 26 देता है।
उसके बाद नो फोर्स टैक्सेशन फॉर रिलीजियस प्रमोशन, अगर कोई भी व्यक्ति रिलीजियस प्रमोशन करता है उस पर फोर्सफुली टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, ये अनुच्छेद 27 कहता है। यानी धार्मिक प्रचार के लिए कोई जबरन कराधान नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है टैक्सेशन नहीं लगाया जा सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता की यहाँ पे बात आती है। ठीक है, सभी शैक्षणिक संस्थान जो है वो धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्र हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा, अपने धर्म की जो शिक्षा है वो नहीं दे सकते हैं धार्मिक मामलों में, अगर वो जो है राज्य की या कोष से वो शैक्षणिक संस्थान चला हुआ है। आप अपना शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन खोल के वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तो इससे फ्री है बिल्कुल ये, तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद आते हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं आपके, उनकी हम यहाँ पे बातें करते हैं। ये अनुच्छेद 29 और 30 इसमें बताया गया है। सबसे पहले आता है आपको अपनी लैंग्वेज यानी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट यानी लिपि और अपनी कल्चर यानी अपनी संस्कृति, इनका प्रोटेक्शन करने का पूरा अधिकार है। आप इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। स्टेट आपको जबरन आपसे आपकी भाषा, आपकी लिपि और आपकी जो संस्कृति है उसको छीन नहीं सकता है। अगर ऐसा कहीं होता है तो आप जो है स्टेट के अगेंस्ट अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 29 बताता है जैसे कि कोई भाषा है उसको बचाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें इसमें स्क्रिप्ट की, आप अपनी लिपि बचाने के लिए, अपनी कल्चर जो आपकी रीजनल कल्चर है, क्योंकि भारत जो है बहुसांस्कृतिक देश है, इसमें अलग अलग स्थानों में देखा जाए तो इसमें जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म जो है इसके अंदर बड़ा जबरदस्त माना जाता है। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 29 के तहत आप जो है उसका बचाव कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 30 जो है वो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में कौन आएंगे, हिंदू को छोड़कर जितने भी रिलीजन है भारत में वो सब क्या है, माइनॉरिटी हैं, जिसमें आपके दूसरा सबसे बड़ा जो रिलीजन है यहाँ पे वो इस्लाम है। इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो है आपके ये जो पर्शियन होते हैं, जो पारसी है। ठीक है, ये क्या है, भारत में ये माइनॉरिटीज है और ये अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और इनके पास जो है ये फंडामेंटल राइट है। तो आपने देखा होगा कहीं पे लिखा है, जैसे मैं बात करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरीके से देखा जाए उनका माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है। कहीं आप देखते हैं कहीं छोटे टाउन या बड़े टाउन में जाते हैं लिखा रहता है कि दिगंबर जैन कॉलेज, ये लिखा रहता है ना, तो ये क्या है, ये माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन है और ये क्या कर सकते हैं, इनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अधिकार इनके पास होते हैं। तो ये थे आपके एक्चुअल में फंडामेंटल राइट जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आर्टिकल 32 इसलिए पढ़ाना है क्योंकि इनके बिना, आर्टिकल 32 के बिना जो है, जो ऊपर मैंने आपको जो है फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं उनका कोई औचित्य नहीं बचता है। इसीलिए जो है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। आत्मा क्यों है, क्योंकि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताता है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहता क्या है, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, यानी आर्टिकल 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को जो है शक्ति देता है कि वो जो है जो फंडामेंटल राइट है उनको एनफोर्स करे, और सबसे बड़ा कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए क्या होता है कि जो ऊपर की बातें हैं वो क्या हो जाती हैं, वो जबरदस्ती स्टेट के ऊपर इंपोज हो जाती हैं और स्टेट फिर ठीक रहता है। समझ में आई बातें? तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने द हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये सारी चीजें होती है। साथ ही आर्टिकल 32 क्या है कि अगर कोई जो है स्टेट का कोई भी अंग उसकी बात नहीं मानता है, फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है, तो कोर्ट के पावर जो है पास जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां हैं, क्या है, पावर टू इश्यू रिट, यानी रिट जारी करने की शक्ति आ जाती है उनके पास। ठीक है, तो रिट की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 क्या है कि मेनली अनुच्छेद 32 जो है वो रिट्स जारी करने के लिए बनाया गया है। अब ये रिट्स हैं क्या क्या, सारे रिट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हैबेस कॉर्प्स आती है। हैबेस कॉर्प्स के जितने भी मसले हैं आपके वो मेनली देखे जाते होंगे आपने, वो हाई कोर्ट में ही सुने जाते हैं। तो हाई कोर्ट
मिनिमम हाई कोर्ट जो है वो इसकी अथॉरिटी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। आप सीधे भी सुप्रीम कोर्ट में हैबेस कॉर्पस डाल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी हैबेस कॉर्पस जैसे केसेस को कंसीडर करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है अवैध तरीके से अगर डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक रिट डालेंगे हैबेस कॉर्पस की, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगा कि भाई आपको करना क्या है कि उस व्यक्ति को पेश करना है जिसको आपने अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन किया है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एक फिल्म आई थी साउथ की, मैं एक्टर का मुझे नाम याद नहीं है, जिसका नाम है जय भीम। ठीक है, वो पूरी जो फिल्म है वो हैबेस कॉर्पस एक रिट है। ठीक है, एक महिला है, ठीक है, और नाम मेरे याद नहीं है। ठीक है, उसके हस्बैंड को जो है डिटेन कर लिया जाता है, वो आदिवासी लोग होते हैं और उनकी रिट चलती है। तो पूरी जो मूवी है ये आपको देखनी चाहिए, जय भीम नाम की मूवी है, वो हैबेस कॉर्पस की रिट पर बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें हैबेस कॉर्पस की रिट चलती है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि किसी भी अनलॉफुल तरीके से डिटेन किए गए पर्सन को पेश करना जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद मैंडेमस आता है, ऑर्डर टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, यानी परमादेश कहते हैं, कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का एक तरीके से आदेश है। कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है, तब जो है परम आदेश सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से आता है और उसको कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है आपका प्रतिषेध। तो स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, अगर जो है निचली अदालतें अपने जुरिडिक्शन यानी अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती हैं, तो उनको फिर जो है रिट जारी होती है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आप अपने जुरिडिक्शन में रहकर ही काम करें, तब जो है प्रोहिबिशन रिट जारी होती है। ठीक है, उसके बाद सेरसेरेरी आती है, यानी इसको कहते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या कहता है कि ट्रांसफर केसेस से हायर कोर्ट, यानी एक अपने से उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कराने के लिए अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है तो वो उत्प्रेषण रिट डलवा सकता है, और उत्प्रेषण रिट से जो है आपका मामला जो है वो हायर कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर क्यो वारंटा आती है आपकी। ठीक है, ये है आपका अधिकार परीक्षा, चैलेंज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, यानी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे को चुनौती देने के लिए क्यो वारंटो रिट जारी की जाती है। अगर किसी के भी द्वारा कोई भी जो है आपका सार्वजनिक कार्यालय है उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लेता है, तो अब उसको हटवाने के लिए भी ये रिट जारी कराई जा सकती है, जिसका नाम है क्यो वारंटो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपके अधिकार थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार जो है आपके, उसमें एक्सेप्शंस क्या हैं और रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी हमें देखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी, मोरालिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके जो है मौलिक अधिकारों के क्या है, अपवाद हैं। एक तरीके से जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है स्टेट की तरफ से। भाई एनएसए जो लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो क्या करता है, वो आपकी स्वतंत्रता ही तो छीनता है। यानी आपने कोई अपराध नहीं किया, उसके बाद भी आपको डिटेन कर लिया गया है केवल ये कहकर कि जो है आपसे जो है शांति व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर में जो है परेशानी आएगी, और मोरालिटी के आधार पर भी ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये एक्सेप्शंस और रेस्ट्रिक्शंस मानी जाती है फंडामेंटल राइट की। सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन एंड रेस्ट्रिक्शंस आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रोविजन है, ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है, वो भी एक तरीके से देखा जाए फंडामेंटल राइट के अंदर जो है वो एक्सेप्शन और रेस्ट्रिक्शन मानी जाती हैं। ये तो हुए एक्सेप्शन और रेस्ट्रिक्शन। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके जो मूल अधिकार हैं उनका महत्व क्या है। सबसे पहले तो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की नींव इनको माना जाता है, क्योंकि आपने वोट डाला, वोट डालने के बाद जो है सरकार बनी, सरकार में आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और 5 वर्ष तक के लिए हैं। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट ना हो तो वो प्रतिनिधि 5 वर्षों तक जो है आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, आपके ऊपर अपनी जो निरंकुशता है, ठीक है, उसको
निरंकुशता को चलाते रहेंगे, आपके ऊपर उनका अग्रेशन 5 वर्ष तक रहेगा, जब बशर्ते कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसलिए डेमोक्रेसी की फाउंडेशन हमेशा फंडामेंटल राइट को ही माना जाता है, क्योंकि ये आपके जो अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? स्टेट से। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपकी घूमने की स्वतंत्रता, पूरे देश में विचरण करने की स्वतंत्रता, खाने की, नहाने की, पीने की, ठीक है, शादी करने की, परिवार निर्मित करने की, सारी जितनी रेस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर स्टेट की तरफ से आती है, उन सभी से स्वतंत्रता आपको मिलती है। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, सारी स्वतंत्रता जो है वो प्रोटेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी है आपके पास। एंश्योरिंग सोशल इक्वालिटी, जैसे आर्टिकल 15 और 16 क्या है? वो आपकी जो सोशल इक्वालिटी है, जो समता मूलक समाज का जो है हमारा जो नोशन है, हमारी जो धारणा है, उसको एंश्योर करने का प्रयास जो है फंडामेंटल राइट की तरफ से किया जाता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। और साथ ही जो है फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, क्योंकि सभी को समान मानते हैं, और फंडामेंटल राइट कहता है इक्विटी बिफोर लॉ। फंडामेंटल राइट कहता है कि जो है आपका रेस, कास्ट और जो है आपके बर्थ पैलेस हैं, इन सभी को कि अगर देखा जाए उनको मानकर कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। और साथ ही जो आपके प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है वो आर्टिकल 16 में समान कर दी गई है। तो ऐसे क्या होता है कि सेकुलरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता की छवि है उसको मजबूत करने का भी इसमें प्रयास किया जाता है। ठीक है, सो गाइस जो है ये आज की जो क्लास है फंडामेंटल राइट्स की, इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट बार हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद जो आपके डीपीएसपीज हैं वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि फंडामेंटल राइट जो है वो उनका जो झुकाव है वो किसकी तरफ है? सिटीजन्स की तरफ है, नागरिकों की तरफ है, लोगों की तरफ है। लेकिन डीपीएसपी का जो झुकाव रहता है वो हमेशा स्टेट की तरफ रहता है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो क्या करते हैं? एनफोर्स करते हैं एक तरीके से, क्या जो हमारा स्टेट है, स्टेट को कि आप जो है वेलफेयर स्टेट की जो है संकल्पना करें। तो ये जो ड्यूटीज हैं आपकी, और फंडामेंटल राइट आपके राइट है और ये ड्यूटीज हैं, किसकी हैं? स्टेट की ड्यूटीज हैं। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।